नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आज हम लोग माधव निदान में अपस्मार निदान यह पढ़ रहे हैं। तो हमने वातज अपस्मार, पित्तज अपस्मार, कफजनित अपस्मार ये पढ़ लिया है। आज हम सन्निपातज अपस्मार उसके सिम्टम्स देखेंगे और क्या अपने ग्रंथकारों ने बताया हुआ देखेंगे, और फिर उसके बाद में हम लोग एनालिसिस करके उस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग के स्क्रीन पे दिख रहा है सन्निपातज अपस्मार के लक्षण। तो इसको पढ़ते हैं। पहले मुझे म्यूट करने दीजिए क्योंकि 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब आप लोग को मैं अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। जो लोग बात करना चाहते हैं वही लोग अनम्यूट करिएगा। इसमें बता रहे हैं सन्निपातज अपस्मार के लक्षण। सर्वहि रेते ही समस्तेश्च लिंगे ही ज्ञेयस्त्रिदोषजा अपस्मारः स च आसाध्यो। इसका मतलब यह है कि जो अपस्मार तीनों दोषों से होता है, इसमें तीनों दोषों के लक्षण मिलते हैं, वह सन्निपातिक अपस्मार कहलाता है। तो इसमें वातज अपस्मार के क्या सिम्टम रहेंगे कि रोगी दांतों को किटकिटाएगा, फिर मुंह से झाग निकलती रहेगी, श्वास का वेग बढ़ जाएगा, रोगी को दौरा पड़ने के पूर्व रुक्ष अरुण काले वर्ण के सारे चीज दिखाई देने लगेंगे। पित्तज अपस्मार के भी सिम्टम दिखेंगे इसमें कि पीले पीले झाग जैसा निकलेगा, पूरा शरीर पीला पड़ जाएगा, मुख और नेत्र भी पीला पड़ जाएगा। फिर उसके बाद में प्यास बहुत लगती है, रोगी को उष्णता के कारण बहुत ज्यादा उष्णता, ऐसे हीट लगता है बहुत ज्यादा, शरीर बहुत ज्यादा से गर्म लगता है, और पित्त प्रकोप के वजह से सब कुछ जलता हुआ प्रतीत होता है। कफज अपस्मार की वजह से सफेद झाग निकलेगा, शरीर पूरा शरीर मुखमंडल नेत्र सब श्वेत वर्ण के हो जाएंगे, शरीर छूने में शीतल प्रतीत होगा, रोमांच होगा और गुरुता होगी बहुत ज्यादा। उसके बाद में सारा चीज सफेद सफेद दिखेगा। तो ये तीनों सिम्टम्स इसमें दिखने लगते हैं। जैसा दोष का प्राबल्य होगा वो ज्यादा दिखेगा पहले, लेकिन तीनों लक्षण दिखेंगे। दाह भी होगा, रुक्षता भी होगी और गुरुता भी होगी। ऐसे सिम्टम होते हैं। इसके बाद में बता रहे हैं अपस्मार के असाध्य लक्षण। 6वां नंबर का श्लोक देखिए। इसमें बोल रहे हैं कि यह क्षीणस्यान्वशश्च यः प्रस्फुरतम बहुशः क्षीणम प्रचलित भ्रुवम नेत्राभ्याम च विकुर्वाणम अपस्मारो विनाशयेत्। इसका मतलब यह है कि क्षीण मनुष्य को, जो इंसान बहुत ज्यादा कमजोर हो गया है या यह अपस्मार व्याधि बहुत पुराना हो गया है, केवल एक दोष से उत्पन्न भी असाध्य हो जाता है, क्योंकि मनुष्य क्षीण हो गया है बहुत ज्यादा और ये क्रॉनिक हो गया है। फिर देह कांपती है, बार बार रोग का वेग आता है, रोगी क्षीण हो गया है, भौहें फड़कती हैं और नेत्र विकृत हो गए हैं, वह रोगी असाध्य हो जाता है। इन उपद्रव से युक्त अपस्मार रोग का रोगी का विनाश कर देता है। टीकाकार क्या बोलते हैं? सन्निपातज का भी मैं टीका पढ़ लेता हूँ और इसका भी टीका पढ़ लेता हूँ। सान्निपातिक का टीका बोलते हैं कि सान्निपातिक लक्षण महासर्वे इत्यादि सचेति सच सान्निपातिक।
क्षीणस्य एक दोषो जो अप्यसाध्यः एवं मनश्च बोध्यः प्रस्फुरन्तं प्रकम्पन्तं नेत्राभ्यां च विकुर्णम् इति नेत्राभ्यां विकृतिमासाद्यन्तम्। इसका मतलब ये है कि सन्निपातिक अपस्मार के लक्षण कहते हैं सर्वित्यादि चेती, यहाँ पर सह शब्द से सन्निपात अपस्मार का ग्रहण किया गया है। क्षीणस्य अर्थात यदि मनुष्य क्षीण होगा तो उसका एक दोषज भी अपस्मार साध्य होगा। इस वजह अन्न अर्थात जीर्ण अपस्मार के संबंध में जानना चाहिए, परंतु अर्थात पुराना अपस्मार चाहे एक दोषज भी हो असाध्य होगा। प्रस्फुटनम कांपने वाले, फड़फड़ाने वाले तथा नेत्राभ्याम च विकुर्वाणम अर्थात नेत्रों के पलटने से विकराल रूप धारण करने वाले रोगी को अपस्मार नष्ट कर देता है। भावार्थ बोधनी में ऐसे बता रहे हैं कि तीनों दोषों के समस्त लक्षण एकत्र पाए जाए तो सन्निपात अपस्मार समझना चाहिए। यह सन्निपात अपस्मार असाध्य होता है। क्षीण मनुष्य का एक दोषज भी असाध्य होता है, और कमजोर इंसान का एक दोषज भी रहे ना, वातज हो, पित्तज हो, कफज हो, वह असाध्य की अवस्था में जाता है अगर क्रॉनिक हो जाए और क्षीण मनुष्य हो जाए। उसी तरह से पुराना अपस्मार असाध्य होता है। उसी तरह से अपस्मार की अवस्था में शरीर बहुत ज्यादा कांपता, झुंझुनाता और फड़फड़ाता है, और जो अत्यंत क्षीण हो चुका है वेग की अवस्था में जिसका भ्रू प्रदेश भी चलायमान होता रहे, तो मतलब आईब्रोज भी बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट है, स्फुरण है, और वेग भी आ रहे हैं, झटके भी आ रहे हैं। नेत्र भी अर्ध मिलितावस्था में प्रकंपित और विकृत होकर पलट जाए, जिससे रोगी अत्यंत भयानक प्रतीत हो, ऐसे रोगी को अपस्मार नष्ट कर देता है। फिर अपस्मार के प्रकोप महा पक्षाद इत्यादि पक्षाद्वैतिकः द्वादशः द्वातिकः मासा श्लेष्मिकः द्वादशानन्तरं पक्षे वक्तव्ये यत् तत्पूर्वं पक्षाभिधानम् तेनातो अधिकालन्यापि वेगम करोति त्वाहुः किंचिद अर्थान्तरमिति उक्तकालेभ्यो वागपि दोषतारतम्यादिति ननु वेगम कृत्वा अपस्मारंभको दोषस्त्वेव ततः कुतः सर्वदा वेगम न कुर्वते द्वादशः द्विष्व कुरुतित्यः देवे वर्षित्यादि अम्यभिसन्धि तेजोवनि पयवन पयसनाथम विद्यमानमपि पिजम काल विशेषम एवांकुरम जनयति काल विशेषस्य सहकारित्वा तदा गतस्याप्यस्य अपस्मारस्य पुनरुद्भवः संभवति शरदिति तत्कालोचित बीजाभिप्रायेण तेन कानिचित् जानि वर्षास्वपि भवन्तीति अयं च न्यायश्चातुर्थिक ज्वरादेशोपि बोध्यः। इसका मतलब यह है कि अपस्मार के प्रकोप का काल निर्देश करते हैं। पक्षित इत्यादि पैतृक अपस्मार के पक्ष के पश्चात वेग आता है, मतलब 15 डेज के बाद पैतृक अपस्मार आएगा। वातिक अपस्मार 12 दिन के बाद आएगा। कफज अपस्मार 1 महीने के बाद आता है। तो इसका नियम है, आप लोग कभी भी एनालिसिस करेगा कि कितने कितने दिन के बाद अपस्मार का वेग आ रहा है। पैतृक अपस्मार 15 दिन के बाद, वातिक अपस्मार 12 दिन के बाद, और कफज अपस्मार 1 महीने के बाद। पक्षाद्वा द्वादशाह द्वा इत्यादि श्लोक में पहले द्वादशाह और पश्चात पक्ष का निर्देश करना चाहिए था, किंतु ऐसा न करने से सिद्ध होता है कि निर्देश काल में अधिक काल के पश्चात भी वेग आ जाया करते हैं। मतलब कभी कभी ये निश्चित नहीं है कि मतलब कफज अपस्मार 1 महीने बाद ही है, वो कभी कभी बहुत ज्यादा दिन के बाद भी आ सकता है, क्योंकि कफज है तो टाइम लगेगा। किंचित दत्तांतरम अर्थात दोषों के तारतम्यवश न्यूनाधिकवश अधिकतावश रोग का निर्दिष्ट काल से पूर्व भी आक्रमण हो जाता है। मतलब या तो वो पहले आ सकते हैं, जो इन्होंने एक नियम बताया कि पैतृक 15 डेज के बाद आता है, वातिक 12 दिन के बाद आता है, और कफज 1 महीने बाद आता है। तो ये कभी जल्दी भी आ सकता है या लेट भी आ सकता है, जैसा दोष वैसा ये रहता है। ननु इत्यादि इसमें यह प्रश्न उठता है कि वेग कर चुने के पश्चात भी अपस्मार का उत्पादक दोष विद्यमान रहता है, तो निरंतर आक्रमण क्यों नहीं करता है? 12 दिन या 15 दिन के बाद ही क्यों आता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि इतना गैप लेके क्यों आता है। इसका समाधान लिखते हुए कहते हैं कि दिव्य वर्षित इत्यादि तेज पृथ्वी वायु और जल का संयोग पर कई बीज वर्षा की में उत्पन्न होकर शरद ऋतु में उत्पन्न होते हैं। तब तक पृथ्वी में पड़े पड़े अपने काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं और अपना समय आने पर अंकुरित हो जाते हैं। इसी प्रकार दोष भी वेग के पश्चात पुनरावर्तन के लिए काल की प्रतीक्षा करते रहते हैं। शरद ऋतु, यहाँ पर शरद ऋतु का निर्देश उन बीजों के लिए ही किया गया है जो शरद ऋतु में उत्पन्न हुआ करते हैं। इसी प्रकार वर्षा आदि में शेष ऋतुओं के संबंध में समझना चाहिए।
चातुर्थिक आदि ज्वरों में भी यही न्याय काम में आता है। मतलब बारिश में बीज रहते हैं पूरे धरती पर, लेकिन बारिश का पानी गिरने के बाद भी बहुत सारे ऐसे बीज हैं जो अंकुरित नहीं होते हैं, वो अपने टाइम का प्रतीक्षा करते हैं, और जब शरद ऋतु आता है तभी होते हैं। मतलब उनका काल जो रहता है वो फिक्स रहता है कि कब आना है। उसी तरह से ये वेग कभी जल्दी भी आ सकते हैं, कभी बाद में भी आ सकते हैं, अपना टाइम लेते हैं ये सब। इसके बाद में बोल रहे हैं प्रकोपित हुए वातावरण दोष 15 दिन, या पैतृक दोष जो है वो 12 दिन, या 1 महीने के पश्चात अकस्मात का वेग करते हैं। एक यह साधारण सा नियम है कि यदि दोष बलवान होंगे तो प्रतिदिन या चौथे दिन अकस्मात कर देंगे, यदि दोष दुर्बल होंगे तो 2 दिन अथवा 6 मास के पश्चात भी आक्रमण करते हैं। उचित समय पर वर्षा होने पर बीज, जैसे कई बीज वर्षा काल में उत्पन्न होकर शरद काल में उत्पन्न होते हैं, इस वजह दोष प्रतिदिन आक्रमण न करके अपने उपयुक्त काल पर ही आक्रमण करते हैं। इस प्रकार तृतीयक चतुर्थक ज्वर आदि में भी कालाक्रमण समझना चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। ये जो 8वां नंबर का जो श्लोक है ना, वो देखिए, पक्षाद्वा द्वादशाद्वा मास्वाद्वा कुपिता मलाह अपस्माराय कुर्वन्ति वेगम किंचित दथांतरम दिव्य वर्षत्यपि यथा भूमो बीजानि कानिचित शरदि प्रतिरोहन्ति तदा व्याधि समुश्रयाः। पैतृक अपस्मार का वेग 1 पक्ष में, वातिक अपस्मार का वेग 12 दिन में, श्लेष्मिक अपस्मार का वेग 1 महीने के बाद होता है। दोषों के तारतम्य से उक्त समय से पहले भी वेग हो सकता है। यहाँ यह संदेह होता है कि जिन दोषों के विकार से अपस्मार उत्पन्न होता है वही दोष शरीर में सदा विद्यमान रहते हैं, फिर भी अपस्मार का वेग उक्त दिनों में क्यों होता है, सदा क्यों नहीं बना रहता। इसका उत्तर दृष्टांत से देते हैं। जैसे भूमि पर पड़े हुए गेहूं, जौ या बथुआ आदि के बीजों में वर्षा ऋतु में अंकुर नहीं निकलते, यदि भी अंकुर निकलने में सहायक पृथ्वी, जल, तेज वायु वर्षा में विद्यमान रहते हैं, तो भी अंकुर शरद ऋतु में ही निकलते हैं, क्योंकि समय विशेष भी उसका एक सहायक है। वैसे अपस्मार का वेग समय विशेष में ही होता है, इसी भांति चातुर्थिक ज्वर आदि में भी होता है। अभी आप लोगों को जो बताना है बताइए। मैंने अनम्यूट करने, 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ। डॉक्टर कंचन मैम, आपके पास ऐसे पेशेंट देखे हैं जो 15-15 दिन में आते हैं ऐसे? प्रणाम सर। जी जी सर, मैंने 15 दिन वाले भी देखे, 1 महीने वाले भी देखे, और वो कुछ कुछ ऐसे पेशेंट थे कि जिनको रोज ही आता था। पर ये आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर किया है मेरा कि ये दोषों के आधार पे ही हमको इसको देखना है कि ये कैसे कैसे, मतलब डेज के हिसाब से। और सर मेरा एक क्वेश्चन है कि एक मेरे पास ऐसे काफी सालों पहले एक बच्चा आया था, 8-9 साल का होगा। वो आया तो उसको लेके आए थे तो एकदम ऐसे मतलब नॉर्मल था, थोड़ा आईक्यू लेवल कम लग रहा था। पर उसकी मम्मी बता रहे थे जब भी उसको ये झटके आते हैं तो वो पॉटी करता है मुंह से, पूरा पॉटी मुंह से निकलता था सर उसका। मतलब ये तो मैंने कभी नहीं देखा था, कोई अपस्मार के पेशेंट में मैंने नहीं देखा था झाग के सिवाय। पर वो मुझे मुझे लगा कि वो झाग ही होगा, तो उनको बोला था मैंने कि वीडियो निकाल के लेके आना उसका। तो उन्होंने मुझे ना ये 2015-16 की बात होगी करीब करीब। तो उन्होंने मुझे वो वीडियो भी निकाल के दिखाया था। तो उसको जब झटकाया था उन्होंने वो पूरा ये वीडियो निकाल के वो दिखाया था, पूरा पॉटी था सर मुंह से निकला हुआ। तो वो ये रिफ्लेक्स इतना जोर से आता होगा कि नीचे से पूरा मल ऊपर आ जाता होगा। जी सर, मतलब ये मैंने वो पहली बार देखा था वो पिक्चर में कि उसको पूरा मल पूरा का पूरा मुंह से निकल रहा है, वो पूरा झटके दे रहा है ऐसे। बहुत ही मतलब वो उनका कहना था कि ये मतलब उसके बाद भी उसको फिर मैनेज करने में बहुत तकलीफ होती थी उनको, क्योंकि पूरा मल मुंह में है, पूरा साफ करना उनको बहुत तकलीफ होती थी उनको। जी जी सर, थैंक यू। इसको जरूर देखिएगा। पैतृक अपस्मार 15 डेज के बाद आता है, वातिक अपस्मार 12 दिन में, और कफज वाला 1 महीने के बाद। ये जी सर। नॉर्मल नियम बताए, आगे पीछे भी हो सकता है। जी सर, थैंक यू। थैंक यू। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए प्लीज। डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी, आपके पेशेंट का क्या हालचाल है, कुछ पता चला? डॉक्टर भट्ट साहब, ये तो बाद में बताइए। प्रणाम सर। हाँ, वो पेशेंट का क्या हालचाल है अभी? ठीक है सर, वो चालू है उनका वस्ती, अब वो कल से दे पाएंगे क्योंकि वो शिफ्ट नहीं हो पाए थे।
जी बाकी ठीक है सर, वो 2-2 ड्रॉप चल ही रहा है अपना जी अपना नस का। जी अब देखिए सर, एक आध हफ्ते में कुछ समझ में आएगा अपन को। पूरा ठीक हो जाएंगे। वो भी आपके पवित्र हाथों से वो ठीक हो रहे हैं, तो होने ही वाले हैं ठीक। जी सर। जी थैंक यू आपका। जी सर, थैंक यू। हाँ डॉक्टर मुकेश साहू जी, आपके पास कोई पेशेंट है तो थोड़ा बताइए सभी लोगों को। किसी को कुछ और बताना है तो बताइए, क्योंकि ये अध्याय खत्म हो गया है अपस्मार का। कोई और केस के बारे में डिस्कस करना है तो कर सकते हैं। हेलो। सर नमस्कार। हाँ सर बताइए। सर ऐसे ही एक क्वेश्चन है कि जब हम डायग्नोसिस करते हैं किसी भी पेशेंट का सर, हाँ तो स्टेप्स क्या होना चाहिए? मतलब पहले जो हम हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन वगैरह जो भी फाइंडिंग्स निकाल लेते हैं, हाँ बाद में जो डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं वो डाटा के साथ, वो उसका स्टेप्स क्या होते हैं? जैसे कि स्रोतस का विकर है, सामने राम का विचार है, इस तरह क्या क्या पॉइंट्स को देखना चाहिए फाइनलाइज करने के लिए? ऐसे ही देखते हैं ना कि क्या क्या मेन चीफ कंप्लेंट्स क्या है वो देखते हाँ हैं। जी। फिर उसके बाद में दोष दुष्य समूर्छना क्या है, अग्नि कैसा है, सामता निरामता क्या है, मल कैसे निकल रहा है, दोष धातु मल कैसे है। फिर उसके बाद में ये जो अष्टविध परीक्षा है वो देखते हैं, त्रिविध परीक्षा करके देखते हैं, फिर स्त्रोतस का दृष्टि कौन सा है वो देखते हैं। ऐसे करके हमें वो हिंट मिलते जाता है तो संप्राप्ति बनाते हैं। हेतु के बाद संप्राप्ति, संप्राप्ति से फिर समझ आता है तो फिर फाइनल डायग्नोसिस तक चले जाते हैं। जी म्यूट हो गए सर। सर एक एग्जांपल मैं बता सकता हाँ हूँ। तो आप बर्तन मांज रहे हैं क्या? बर्तन की आवाज आ रही है? नहीं, प्रभात। मैं इधर बाहर मतलब ये ड्राइंग रूम में हूँ उधर। अच्छा हाँ हाँ जी। बताइए प्रभात जी नहीं एग्जाम्पल। सर, सर एक एग्जांपल के साथ बता सकते हैं कुछ हाँ एक ही केस का। हाँ एग्जाम्पल के साथ बताऊं? जी जी। अभी कैसे मैं बताऊं? अभी कोई पेशेंट आएंगे तब सब आता है ना। अच्छा ठीक। हाँ प्रशांत भट्ट जी आप बताइए सर। सर मैंने कल एक केस देखा था, हाँ उनको मतलब एम्स में दिखाया था यहाँ भोपाल में। तो हाँ उसको उन्होंने उसमें ये लिखा था पॉली अर्थराइटिस। हाँ तो जब पेशेंट को मतलब देखा, तो हम्म वो माता जी थी करीबन 60 ईयर्स, 60 साल की थी। और हम्म उनको 2006 में चिकनगुनिया हुआ था। हम्म और उसके बाद से उनको फिर ये जॉइंट्स, जो बड़े बड़े जॉइंट्स हैं, जो जैसे हम्म नी जॉइंट्स हैं, शोल्डर है अपना, है रिस्ट जॉइंट्स हैं जो हम्म अपने, हम्म तो यहाँ पे वो पेन बता रही थी। हम्म तो उसके लिए वो मतलब उनको काफी स्टेरॉइड दिया गया और पेन किलर खाती हैं, और हम्म बिना उसके वो चल ही नहीं पाती हैं। तो स्टेरॉइड तो फिर उन्होंने बाद में बंद कर दिया था। और हम्म अभी ये हालत है कि वो बिना मतलब बिना पेन किलर खाए मतलब उठ ही नहीं पाती हैं। हम्म तो जब हेतु निकाले गए तो उनको उनका मतलब वो बहुत मतलब जो मतलब बासा खाना बहुत खाती थी, बहुत ज्यादा उपवास करती थी। और बहुत मतलब चिंता, उनको तनाव, चिंता, रात्रि जागरण, अभी भी उनको रात में मतलब सोती नहीं है। ये सारे हेतु उनके आए थे। हम्म तो अब चूंकि क्या था कि डायग्नोसिस प्रॉपर मतलब उनके केस पेपर में पॉली अर्थराइटिस लिखा हुआ था। तो मैंने और तो मैंने उनको टेस्ट करवाए कि आप एक काम करो, अपना एक सीबीसी, एक यूरिक एसिड, एक आर ए फैक्टर, सीरम क्रिएटिनिन, और अपने जॉइंट्स के मतलब जो आपके नी जॉइंट्स के तो एक्सरे एटलीस्ट कराई लो। तो वो करा के वो मुझे मंडे को दिखाएंगी। तो अभी मैंने उनको दीपन पाचन और वातानुलोमन के हिसाब से दवाई दे दी थी। हम्म तो ये पॉलीअर्थराइटिस फिर मैंने पढ़ा बाद में, तो हम्म उसमें ये लिखा है कि भाई इसमें बड़े बड़े, ये भी एक तरह का अर्थराइटिस का एक प्रकार है, और इसमें बड़े बड़े जॉइंट अपने इन्वॉल्व होते हैं। हम्म इसमें सर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या वही रहेगा जो अपन करते हैं हमेशा सबका? हाँ पॉलीआर्थराइटिस सर्वांग बात हो गया ना, सारे जॉइंट्स इसमें इन्वॉल्व हो गए। अच्छा अच्छा। तो वही अपन जो वस्तियां देते हैं या जो हाँ तिक्तशी देते हैं या जो अपन अपनी जो वात शामक चिकित्सा करते हैं, वही सब करना है इसमें। हाँ चलिए ठीक है सर, तो चालू करेंगे फिर सर। वस्ती में इसमें क्या सर, वही दे क्या अपना अनुवासन, शीर एक दिन बला, के बाद? हाँ शीर बला, तिक्तक शीर बस्ती, हाँ ठीक है और ना सर। महायुगराज गुगुल, त्रयोदशांग गुगुल, ऐसे ही वही सेम ही रहते हैं। जी सर, जी सर।
ठीक है सर, तो चालू कर देंगे। सर प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर, बताइए। सर जैसे पॉली ऑर्थराइटिस बोल रहे हैं, तो सर ये क्या आमवात की संप्राप्ति में लिया जाएगा आमवात या भी हो सकता संधिवात? है, आमवात भी हो सकता है, निरामवात मतलब उपस्तंभित वायु भी हो सकता है, निरुपस्तंभित वायु भी हो सकता है, वो तो नहीं निकालना सर, पड़ेगा। सर जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं उस हिसाब से तो क्या होता है कि जैसे ये कई बार होता है सर, जैसे चिकनगुनिया हो गया या डेंगू फीवर हो गया या कोई अन्य फीवर हो गया, तो उसके साथ सर ऐसी संप्राप्ति कई एज ग्रुप के हिसाब से भी बन जाती है। जैसे मेरा एक पेशेंट था जिसकी एज 32 है। अब उसको भी क्या है कि जैसे 6 महीने पहले डेंगू फीवर आया था और उसको स्टेरॉइड्स वगैरह दिए थे और उसके बाद उसको भी यही सारे जॉइंट्स में पेन रहने लग गए। लेकिन जब उसकी संप्राप्ति निकालते हैं तो उसमें क्या आमवात वाले सिम्टम्स आए थे, वही दिन में सोना, दही खाना और क्या कफज आहार का ज्यादा सेवन करना, ऐसी कुछ हिस्ट्री रहती है। जैसे डॉक्टर साहब के केस में बता रहे हैं कि वो ज्यादा उपवास वगैरह करती है और बासी भोजन का सेवन करती है, तो हो सकता है उसको दिवा स्वप्न भी हो। संप्राप्ति कहीं आमवात की तरफ ही जा रही है, क्योंकि आमवात में भी सर ज्यादातर बड़े जॉइंट्सों से ही पेन स्टार्ट होता है, रेफर्ड रहता है, बदलता रहता है। सर मैंने उनकी रिपोर्ट देखी थी, तो उनके पास 2022 जनवरी की रिपोर्ट थी, उसमें उनका आर फैक्टर निगेटिव है और उनके रिपोर्ट में खाली नहीं, आर फैक्टर निगेटिव हो के भी आमवात रह सकता है ना। अच्छा हाँ सर, ये सही है। जैसे ये आर फैक्टर होता है, नहीं तो ये क्या होता है कि एक डायग्नोस्टिक टूल में हेल्प करता है, लेकिन जो आयुर्वेदिक सिद्धांत के अनुसार रिपोर्ट्स कोई मायने नहीं रखती। कई बार क्या होता है कि जैसे टाइफाइड फीवर वाला पेशेंट है और आप उसका मतलब जैसे टाइफाइड टेस्ट कराएंगे ना, तो वो पॉजिटिव आता ही रहता है एक बार आने के बाद, क्योंकि उसकी बॉडी में वो वायरस प्रेजेंट रहता ही है। तो ये भी क्या है कि कई बार रिपोर्ट्स गलत इंडिकेशन कर देती है, तो मिस डायग्नोस की तरफ भी चला जाता है, फिर रिजल्ट आने में देरी होती है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है कि आदमी अपन औसत चिकित्सा में 10 दिन या 15 दिन या 7 दिन की चिकित्सा व्यवस्था इसीलिए करते हैं कि पेशेंट दोबारा अपने पास आए, उसके दोष धातु मलों की दोबारा से स्थिति देखने के बाद चिकित्सा व्यवस्था परिवर्तित की जाए। तो ये बहुत जरूरी रहता है। और रोग की अवस्था क्या है कि रोगी में हर 15 दिन में 10 दिन में बदल भी जाती है। जैसे आप चिकित्सा कर रहे हो उस टाइम उसमें शरीर में सामता है, आम बढ़ा हुआ है, आपने जब चिकित्सा करी तो उसका आम बिल्कुल ठीक हो गया दीपन पाचन लंघन से। अब फिर आपको चिकित्सा व्यवस्था बदलनी पड़ेगी, क्योंकि उसके शरीर में आम तो है नहीं। अगर आप उसी चिकित्सा को लंबे समय तक रखोगे तो क्या होगा कि निरामता की अवस्था से व्यक्ति और निरामता की ओर जाएगा, तो यानी शरीर में फिर वापस वात की वृद्धि होने लग जाएगी, दूसरी मतलब क्षयात्मक संप्राप्ति बढ़ने लग जाएगी, तो रोगी फिर ठीक नहीं होगा। तो इसलिए क्या कि चिकित्सा व्यवस्था भी देखते रहने के साथ साथ बदलती रहती है कि तो इसीलिए तो क्या रोगी क्या कई बार क्या होता है कि रोगी आपके पास एक बार दिखाने आया, आपने उसको 15 दिन की मेडिसिन दी, रोगी को लगभग 50-60% आराम आ गया और रोगी फिर क्या करता है कि उन्हीं दवाओं को लंबे समय तक सेवन कर लेगा। हालांकि उसको कुछ केसेज में लाभ मिलता है, लेकिन अधिकतर केसों में लाभ की बजाय बाद में हानि होने लग जाती है। फिर पेशेंट आके आपको बोलता है कि साहब मेरे को तो ये दिक्कत हो गई। फिर समझ में आता है कि आप क्या चिकित्सा लेना, साहब आपने जो पिछली बार दवा लिखी थी मैं उसको पिछले 1 साल से खा रहा हूँ। तो ये भी क्या है कि कई बार नुकसान करती है चिकित्सा व्यवस्था में, नहीं तो तो ऐसी चीजों का भी जी नहीं, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस फिर कैसे बनेगा इसमें? जैसे ठीक है, अगर आर फैक्टर निगेटिव आ रहा है उनका तो उनको है बात, तो जैसे मैंने जैसे उनको भाई अच्छी भूख भी लग रही है, उनका बढ़िया पेट साफ हो रहेगा, उनके जॉइंट्स में भी कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग मतलब हो। मैं तो 6 जन संप्राप्ति की तरफ ही जा रहा था वो पेशेंट, इसलिए तो मैंने फिर दोबारा मैंने उनका एक्सरे करा के देखते हैं अपन। अच्छा सर, कभी ऐसा हो तो फिर इसमें फिर डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे कि ये आम बात है कि संधि बात? क्योंकि तो मैंने उनकी अग्नि देख के ना, अग्नि देख के। नहीं, अग्नि तो अच्छी है, उनको बढ़िया भूख लग रही है, उनका बढ़िया पेट साफ हो रहा है, खाना भी अच्छे से खा रही है, कोई फीवर की हिस्ट्री नहीं है। जॉइंट्स को भी मैं दवा दवा के देखा था तो कोई ऐसा पेन नहीं उन्होंने बताया। जॉइंट्स में तो ऐसी संधिवात होगा। हाँ, जॉइंट्स में ऐसी बहुत ज्यादा स्वेलिंग भी नहीं है कहीं पे ऐसी। हाँ तो संधिवात होगा। क्षयात्मक संप्राप्ति है कि वहां संतर्पण जन्य है, अपतर्पण जन्य, वो तो आपको ही निकालना पड़ेगा।
क्षयात्मक है कि आवरण जन्य है, क्या है? क्षयात्मक ही लग रही है मेरे लिए तो हाँ, इसके तो साथ ठीक है ना, तो ट्रीटमेंट चेंज जाएगा अपना, नहीं तो वैतरण वस्ती की तरफ जाएंगे ना अपन, अगर नाम बात है तो। बराबर। नहीं सर, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि जैसे बुखार के बाद क्या अग्नि मंदता आई हो शरीर में, तो रसवस रोतस की दुष्टि के बाद ही ये रोग बढ़ा है, तो रसवस, हाँ, स्रोतस की दुष्टि भी तो हो सकती है। मेन जो उनकी कंप्लेंट थी वो ये बता रही थी कि हमारा जो मतलब उनने उतना मतलब उनका उस समय जब ये बीमारी हुई थी उसके पहले उनका बहुत ज्यादा रात्रि जागरण रहा है और चिकनगुनिया हुआ है, और उनको स्ट्रेस फैक्टर बहुत हावी रहा था क्योंकि हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बाद ही उन्होंने कहा कि हमें ये बीमारी शुरू हुई। तो स्ट्रेस फैक्टर रहा होगा ना। भट्ट सर प्रणाम। प्रणाम सर। जी जी सरोज सर, प्रणाम, मैं नमस्कार। मुकेश सर प्रणाम। मैं हाँ, डिफरेंशियली तीन डिसीजेस को बोलने वाला हूँ अभी। बोलो बोलो, आप तो एकदम ऐसे समझो कि उसकी कली कली क्या, क्षण क्षण उसकी एक एक चीज की व्याख्या इतने अच्छे से करते हो कि पूरे अच्छे से याद रहता है फिर। तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस डिफरेंशियली कैसे निकालें इसको? रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में सबसे पहला सिम्टम मॉर्निंग स्टिफनेस इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इवनिंग स्टिफनेस इन ऑस्टियो आर्थराइटिस। मतलब पहले पेशेंट से प्रश्न करें कि क्या सुबह जब सो के उठते हो तो जोड़ों में अकड़न और जकड़न होती है जो कि चलने फिरने पे कम हो जाती है? तो वो कहेगा हाँ होती है, ठीक है। तो वो मॉर्निंग स्टिफनेस आप दिमाग ले जाइए रूमेटॉइड आर्थराइटिस पे। ऑस्टियो आर्थराइटिस अगर जो चलने फिरने पे अकड़न और जकड़न बढ़े, आराम करने पे कम हो जाए, ऑस्टियो आर्थराइटिस है ना। इवनिंग स्टिफनेस एक टर्म दे दिया है बट इट इज एग्जैक्टली नॉट इवनिंग स्टिफनेस, इट इज क्या कहते हैं, चलने फिरने पे बढ़े ऐसा सोचें, ठीक है। दूसरी चीज ये एज का इन्वॉल्वमेंट, 40 के आसपास की एज का इन्वॉल्वमेंट होता है, विशेष तौर पे महिलाओं की बीमारी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और किसी को भी हो सकती है ऑस्टियोआर्थराइटिस। सिमेट्रिकल अपीयरेंस देती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मतलब दोनों तरफ होगी, जब भी होगी दोनों तरफ होगी, कभी एक तरफ लेके नहीं आएगी। ऑस्टियोआर्थराइटिस एक तरफ भी लेके आ सकती है, दोनों तरफ भी लेके आ सकती है, लेकिन एज जो इन्वॉल्व होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो होती है लेट एज, 50 के ऊपर, ठीक है। और वो भी ऐसे जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती है जो कि वेट बियरिंग जॉइंट होते हैं, क्योंकि ये बियर एंड टियर डिसीज है, ठीक है। तो ये रूमेटॉइड और ऑस्टियोआर्थराइटिस में दो चीजें। फिर इन्वेस्टिगेशंस पे हम अगर जो आते हैं तो जैसे कि अभी प्रशांत भट्ट सर कह रहे थे कि आरए फैक्टर निगेटिव आता है। आरए फैक्टर केवल 20% केसेस में ही सही रिजल्ट देता है। अगर थोड़ा और एक्यूरेट और रिजल्ट पाना चाहें तो एंटी सीसीपी एंटीबॉडी जो कि 80% केसेस में सही रिजल्ट देता है। फिर क्या होता है इसमें एक्सरे फाइंडिंग्स में? एक्सरे फाइंडिंग्स में जो हमारे वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं, जो वेट बियरिंग जॉइंट्स हैं वहां पे वियर एंड टियर हुआ होगा तो वो दिखेगा, मतलब ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, है ना। इसमें ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऑस्टियोफाइट्स दिखेंगे, एक्सरे कराएंगे अगर जो बड़े जॉइंट्स का। तो इसमें क्या होगा कि जो हमारी लॉन्ग बोन्स होती हैं, लॉन्ग बोन्स का जो एंड होता है वो हाइलाइन कार्टिलेज से बंधा हुआ होता है। तो इसमें क्या होता है कि चलने फिरने के बाद में वो हाइलाइन कार्टिलेज डिसरप्ट हो जाती है, और डिसरप्ट होने की जो पिक्चर है वो हम ऑस्टियोफाइट के रूप में एक्सरे में देख लेते हैं। अगली चीज सिस्टेमिक इन्वॉल्वमेंट होता है और साइनोवियल फ्लूइड का इन्वॉल्वमेंट होता है, इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। जैसे जो हमारा साइनोवियल लिगामेंट होता है वहां पे भी इन्फ्लेमेशन आ जाता है। मतलब एक तो हमारा जो हम जॉइंट की एनाटॉमी पढ़ेंगे तो जॉइंट के को बांधे रखने के लिए बाहर की तरफ से साइनोवियल लिगामेंट होता है ना, उस पे भी इन्फ्लेमेशन आ गया, तब ये होता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। इस वजह से ये इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस या सिस्टेमिक सिम्टम्स भी देती है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। जैसे क्या क्या, र्यूबर कैलर डॉलर ट्यूमर पंक्चुअलिजा। र्यूबर मींस रेडनेस,
Scalar means heat, dollar means pain, tumor means swelling, and functionalism ultimately it leads to loss of function. ठीक है. कभी कोई पेशेंट आपके पास आए, 60 साल की माता जी आए और आप सस्पेक्ट करें इनको रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस होगा, तो इनकी एज पे सबसे पहले जाएं कि किस उम्र से ये शुरू हुआ था. ठीक है. ये अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारे माधव निदान में जरूर लिखा है कि ये लार्ज जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, लेकिन मॉडर्न साइंस में साफ साफ और करेक्ट लिखा है कि स्मॉल जॉइंट से शुरू होके लार्ज जॉइंट्स की तरफ बढ़ता है. ठीक है. तो अगर स्मॉल जॉइंट से स्टार्ट होके लार्ज जॉइंट्स की तरफ बढ़ रहा हो तो भी उसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ ले जाएं. अच्छा, तीसरी चीज आती है कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस और ऑस्टियो आर्थराइटिस में एक और मेजर सिम्टम्स आता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में समय के साथ में स्वान नेक और बॉटन आयर डिफॉर्मिटी आ जाती है. स्वान नेक मतलब उंगलियां जो होती हैं टेढ़ी हो जाती हैं, अंगूठे में बॉटन आयर डिफॉर्मिटी उसको बोलते हैं. अच्छा, ऐसे ही हमारे ऑस्टियो आर्थराइटिस में एक बहुत बढ़िया बाउचर नोट्स देखने को मिलेंगे. ऑस्टियोआर्थराइटिस में मतलब नोट्स देखने को मिलेंगे और उधर डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी. इसके अलावा हमारे जो कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, जो डिस्टल मेटाफैलेंजोटार्सल जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें रूमेटॉइड, प्रॉक्सिमल होते हैं ऑस्टियो में. ये कुछ मेजर हो गए जो कि ऑस्टियो और रूमेटॉइड को अलग अलग करते हैं और क्लिनिकली ही डायग्नोसिस कंप्लीट बना देते हैं. इसके बाद कहीं भी कुछ नहीं रह जाता कि हम इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं. फिर भी अगर जो दिमाग है तो वो करा के, हम तो जब भी कोई पेशेंट आता है कंफर्म करने के लिए केवल इन्वेस्टिगेशन कराता हूँ. तीसरी चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो है यूरिक एसिड या गाउट, जिसको वात रक्त कहा जाएगा. तो यूरिक एसिड या गाउट जो होता है वो यूरिक एसिड जो होता है वो गर्म होता है, और गर्म होता है तो ये डिपोजिशन के लिए ऐसी जगह ढूंढता है कि जो शरीर के लिए ठंडी हो, मतलब ठंडी जगहों पे ये डिपॉजिट होता है जाके. तो सबसे पहले हार्ट से दूरस्थ जगहों पे डिपोजिशन इसका होना शुरू होता है. वो कहाँ कहाँ देखा गया है? पैर का जो अंगूठा होता है, पैर के अंगूठे के प्रॉक्सिमल जॉइंट पे, संधि पे इसका डिपोजिशन सबसे पहले होता है. इसी के साथ में जो मेलियोलस होता है, मेलियोलस के पास के जॉइंट्स पे इसका डिपोजिशन सबसे पहले शुरू होता है. अगर कोई पेशेंट आए और कहे साहब दर्द यहाँ से शुरू हुआ था, तो दिमाग दौड़ा के वहीं ले जाएं कि हो सकता है कि ये यूरिक एसिड हो. ठीक है. फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद इसका इन्वॉल्वमेंट अदर जॉइंट्स में आना शुरू होता है. अदर जॉइंट्स में जैसे कि फिर हाथ की उसे अंगूठे में और कलाई में. ठीक है. ऐसे ही पैर का एंकल में आ जाता है. ठीक है. इसका उसके बाद में फिर आते हैं तो हमारा एल्बो में आ जाता है, नी में आ जाता है, फिर सारे जॉइंट्स को इन्वॉल्व कर लेता है. और इसकी स्थिति अगर जो और भी ज्यादा बढ़ती रहे तो फिंगर के पल्प पे भी यूरेट क्रिस्टल्स को महसूस किया जा सकता है रबिंग के द्वारा. कान के पिन्ना को रबिंग के द्वारा आप उसमें भी यूरेट क्रिस्टल्स फील कर सकते हैं. तो यूरिक एसिड ये बढ़ता क्यों है? ये अगर जो किसी की हिस्ट्री लेते हैं कि रात में दारू तो नहीं पी थी, मीट तो नहीं खाई थी, अगर कोई कहे हाँ रात में पी थी और सुबह जो था मेरा एकाएक दर्द बढ़ गया, तो तुरंत क्लिक करता है कि ये तो है ही यूरिक एसिड. ठीक है, गाउट है. तो ये इसमें परहेज क्या, किन चीजों से ये बढ़ रहा है? तो सबसे पहले डब्बे में बंद फलों के रस, सारे के सारे फ्रूट जूसेस जो टेट्रा पैक्स में आते हैं. ठीक है. सभी प्रकार के मीठे यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं. अच्छा, इसमें कोई भी मीठा ऐसा नहीं बचता जो यूरिक एसिड को ना बढ़ाता हो, सब मीठा बढ़ाते हैं. नॉनवेज यूरिक एसिड को बढ़ाता है. प्रोटीन प्रोडक्ट्स हम सब लोग जानते ही हैं वो यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं. ठीक है.
तो ये इतनी चीजें कुछ हैं जो सारे के सारे फल मैंने बता ही दिया यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। तो यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स को एक बार यूरिक एसिड आप नॉर्मल करके दे दो, उसके बाद में वो यूरिक एसिड उसका मेंटेन बना रहता है। अदर डिसीजेज जिसमें पॉलीआर्थ्रालजिया पॉसिबल है, सोरिएटिक आर्थराइटिस, वो भी रूमेटॉइड आर्थराइटिस जैसा ही पिक्चर देगा, ठीक है। उसके अलावा कुछ अदर डिसीजेज और जिसमें पॉलीआर्थराइटिस पॉसिबल है, जॉइंट इन्फ्लेमेटरी डिसीजेज जिसमें इन्फेक्शियस भी हो सकती हैं, जो कि किसी प्रकार के इन्फेक्शन की वजह से पैदा हो। और कौन कौन सी बीमारियां, कई ऐसी डिसीजेज जैसे सार्काइडोसिस जिसमें सार्काइड मटेरियल जॉइंट में डिपॉजिट हो जाता है, वो भी यूरिक एसिड की पिक्चर लेके आती हैं। तो अदर डिसीजेज के साथ अगर इसका एसोसिएशन है तो वो भी हम इसको पिन पॉइंट देख सकते हैं। ऑलमोस्ट 100 से भी ज्यादा तरीके की ऐसी परेशानियां हैं जो कि जॉइंट्स को इन्वॉल्व करती हैं। कुछ सर रिएक्टिव आर्थराइटिस कौन सा कैटेगरी में आएगा? वो इन्फेक्टिव रहेगा या वो ऑटो इम्यून है? ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं, रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस किस चीज के रिएक्शन से? नहीं, ये लिखते हैं वो पॉलीआर्थराइटिस का कंप्लेन रहता है पेशेंट का। मैं हाँ। 2-4 ओपिनियन देखा हूँ ऑर्थोपेडिशियन का, वो लिखते हैं रिएक्टिव आर्थराइटिस डायग्नोसिस। वो आम तो बात में बॉडी की इम्यून सिस्टम से रिएक्ट कर रहा है ना। अगर जो हाँ, रिएक्टिव वही। आर्थराइटिस टर्म इन्वॉल्व हुआ है ना, तो जी, जी, बॉडी जी। के इम्यून सिस्टम से रिएक्ट कर रहा है, तो या किसी स्पेसिफिक केमिकल से रिएक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो इफ इट इज रिएक्टिंग विद द इम्यून सिस्टम, देन इट विल बी डेफिनेटली रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरफ थोड़ी तरह लीड करेगा, बिकॉज दैट इज ए ऑटोइम्यून डिसीज ना, है ना। आम बात में आएगा वो। आम बात की तरफ ले जाएगा। और अगर कोई और ऐसा फैक्टर होता है, रिएक्शन तो किसी भी चीज का, कोई फॉरेन मटेरियल पड़ा हो जॉइंट इसमें हमारे जॉइंट स्पेसेस में, तो वो अगर जो रिएक्शन का कारण बन रहा हो, तो दैट इज नॉट द कॉज ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आराम बात। तो इतना थोड़ा सा आर्थराइटिस के बारे में जो मुझे पता था। ये प्रशांत सर वाला केस भी आम बात वाला ही है, इसमें अगर द्रव्य यूज करे, पर ये जितना भी चिकनगुनिया के बाद जो पॉलीआर्थराइटिस होता है वो आम बात की वजह से ही होता है। कई बार जी पेशेंट हाँ, चिकनगुनिया के बाद, चिकनगुनिया के बाद जो होता है वो प्लेटलेट्स वगैरह कम हो जाती हैं, और जनरली चिकन पॉक्स प्लस प्लेटलेट्स कम होना, दैट इज कॉल्ड चिकनगुनिया, ठीक है। चिकन पॉक्स कैसी क्लिनिकल अपीयरेंस देगा आपको कि ये जो लीजन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेंट्री पीटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मतलब ट्रंक की तरफ ज्यादा लीजन होंगे और पेरिफेरीज में कम होंगे, नंबर 1। नंबर 2, हिस्ट्री ऑफ प्रोड्रोम मे और मे नॉट बी प्रेजेंट। चिकन पॉक्स के लीजन्स होने से पहले जो प्रोड्रोम की हिस्ट्री, पूर्व रूप, खांसी जुकाम बुखार होना संभव है भी और नहीं भी है, ठीक है, संभव है भी और नहीं भी है। अच्छा, तीसरी चीज, सारे के सारे लीजन्स आर प्रेजेंट इन क्रॉप इन चिकन पॉक्स। कौन कौन से लीजन्स होते हैं? मैक्यूल्स, पैप्यूल्स, नोड्यूल्स, पस्ट्यूल्स एंड क्रस्टेशन। मतलब मैक्यूल्स, जो ये सारे लीजन्स जो मैं अभी बोल रहा हूँ, ये सब 1 मिलीमीटर से कम साइज के होते हैं। मैक्यूल्स मतलब स्किन का केवल डिस्कलरेशन। मैक्यूल्स के बाद में डिस्कलरेशन के बाद थोड़ी सी स्किन उठी तो नोड्यूल, उस उठी हुई स्किन में कोई मटेरियल भर गया तो उसको कहेंगे, मटेरियल भर गया तो पैप्यूल। अच्छा, फिर वो पस फॉर्मेशन हो गया, पस्ट्यूल, और उसके बाद वो सूख गया तो क्रस्टेशन। तो इन चिकन पॉक्स ये सारे के सारे लीजन्स जो होते हैं, एक ही दिन में अपनी पूरी पैथोलॉजी दिखा देते हैं कि मैक्यूल से पैप्यूल कुछ बन रहे होंगे, कुछ पैप्यूल से पस्ट्यूल्स बन रहे होंगे, कुछ उनसे नोड्यूल बन रहे होंगे। तो मतलब 5 तरीके के लीजन्स एक ही दिन में दिखाई दे जाते हैं। तो कुछ लीजन्स होंगे पैप्यूलर फेज में, कुछ मैक्यूलर फेज में। तो ये लीजन्स आर प्रेजेंट इन क्रॉप इन चिकन पॉक्स, बट सिंगल और सोलिटरी लीजन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल पॉक्स, ठीक है। तो ये हमारी डिफरेंशियली इसको निकाल सकते हैं, चिकन पॉक्स और स्मॉल पॉक्स को। तो चिकन पॉक्स में जब प्लेटलेट्स कम होती हैं
तो वो चिकनगुनिया की तरफ ले जाता है और वो जॉइंट पेन की हिस्ट्री देता रहता है। तो इसमें थोड़ा सा हम ब्लड बॉर्न ट्रीटमेंट भी करें, रक्त धातु की विकृति की चिकित्सा भी साथ साथ करें, जहाँ पे चिकन पॉक्स के साथ में पेन हो रहा हो। इसमें रस पाचक, अस्थि मज्जा पाचक जरूर यूज करें। जी बॉस। और स्प्लीन का इन्वॉल्वमेंट जरा सोचना पड़ेगा, लीवर और स्प्लीन का, दोनों का। एक बार संभाषण में लेके आए ना पूरा अच्छे तरह से, उसका हो सकता है कुछ न कुछ हेतु वगैरह मिल सकता है। जी पवन बॉस। और और आशा जी का बात सुन लेते हैं। आशा जी ने हैंड रेज किया है, कुछ बोलना चाहती हैं। आशा जी। जी सर, जी के प्रणाम सभी को, शुभ प्रभात। जी सर, वो ठीक है, कल मैं काफी रात तक वहां पे थी आईसीयू में, तो इसीलिए आज थोड़ा लेट ज्वाइन हो पाया। अभी वो ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उनका ना डायलिसिस किया है, क्योंकि कल मैंने जब विजिट किया ना, तो वो लोग तो मना ही कर रहे थे कि आप अंदर नहीं जा सकते। फिर मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ और मुझे जाना है, एक बार सिर्फ उनका पिक लेना है और मुझे प्रार्थना करने के लिए उनका रिसेंट पिक चाहिए। तब जाके वो रेडी हुए। और जुगुलर वेन में पंक्चर था और दोनों जो हाथ थे उसमें उन्होंने बैंडेजिंग कर रखी थी। तो इज इट डायलिसिस किया हुआ है क्या? मुझे लगा कि ये किया है, क्योंकि शाम को एक नेफ्रो का फोन आया था कि आई एम विजिटिंग, लेकिन मैं उस टाइम घर पे थी तो बिल में तो बनाया होगा ना, पहले तो उन्होंने बिल बनाते हैं वो लोग, तब करते हैं कुछ। मैम जुगुलर वेन में पंचर किया था, सेंट्रल लाइन उन्होंने डाली है जुगुलर वेन से। और हाथ है जो टाई कर रखे, इट मींस मतलब पेशेंट हमारा रेस्टलेस है। राइट, ठीक है ना, वो कि पेशेंट हमारा ना रेस्टलेस है, पेशेंट हमारा ठीक नहीं है। सेकेंडरी बात रही डायलिसिस की, डायलिसिस में तो डिपेंड करता है ना यूरिया क्रेटिनिन के। यूरिया अभी 1.8 है सर, अगर क्रेटिनिन क्रिएटिनिन 1.8 है। हेलो, हाँ आवाज सर, जी जी, बीच में कट गई थी। जो डायलिसिस का मैम क्राइटेरिया रहता है वो उसमें हाँ, मोर देन 5 रहता है। डायलिसिस मोर देन 5 क्रेटिनिन और यूरिया मोर देन 100, अनकंट्रोल्ड हाइपरटेंशन। नहीं, लेकिन सर अभी वो लोग उनको स्टेरॉइड दे रहे हैं। ओके, तो मे बी कि शायद अगर स्टेरॉइड का, क्योंकि उनको ऑपरेट करने के लिए बोला है, तो अगर तो मैम ना ब्रेन की इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए दैट इज अंडरस्टैंडेबल। लेकिन बीच बीच में काफी शूटअप भी हुआ होगा, तो मे बी उन्होंने नेफ्रो का ओपिनियन लेके कराया हो, ऐसा मुझे डाउट आया, इसलिए मैंने पूछा। डायलिसिस का तो मैम पहले आपके ना कंसल्ट कराएंगे। एचबी कितना है उनका अभी? नहीं, वो सर रिपोर्ट कुछ नहीं दिए, बोले रिसेंट रिपोर्ट्स बाकी है। ऐसा कैसा हॉस्पिटल है मैम, वो बता नहीं रहे, कर ही कर रहे। हमारा पेशेंट अगर वहाँ पे उनको टच कुछ भी करने से पहले तो बताएंगे ना भाई ये करने जा रहे हैं आपके पेशेंट का, ये हमने कोई कंसल्टेंट ऐसे कैसा है वो बता, एक्सप्लेन तो सारा करते हैं ना आपके पेशेंट का क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या करेंगे क्या नहीं, क्या कंडीशन है, वो तो सारा एक्सप्लेन उन्होंने किया ही होगा। नहीं, उन्होंने एक्सप्लेन किया था परसों कि हम न्यूरो सर्जरी करेंगे, जो एंडो। तो अब रीनल पैरामीटर डीरेंज हो रहे हैं तो उसमें भी तो बताएंगे ना मैम, वो ये प्लान रहेगा, हम डायलिसिस करेंगे नहीं करेंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। नहीं सर, वही बोले कि अभी रिपोर्ट कर आए हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के वगैरह के, तो सुबह में आएंगे तब बताएंगे, क्योंकि वो लोग प्लान कर रहे हैं आज 9 बजे का ऑपरेशन के लिए। जो जुगुलर वेन के अंदर डाला है ना मैम सेंट्रल लाइन, तो सभी पेशेंट को डाल देते हैं जो आईसीयू में लंबे टाइम तक पेशेंट रखना है ना, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस से बचने के लिए, क्योंकि थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस भी एक बेसिक कारण है इन्फेक्शन का, और उसके होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें आती है और लाइन बार बार आउट होती रहती है और वेन बार बार नहीं मिलती, इसलिए सेंट्रल लाइन तो मोस्टली आईसीयू पेशेंट को सबको ही डल जाती है। और बाबूजी के हाथ जो बांध रखे, मतलब बाबूजी पेशेंट, मतलब वो ना उनकी बेचैन है वो। हाँ, वो बार बार वो मास्क उनके फेस पे है ना, तो बार बार होगा। हाथ से छूने की कोशिश कर रहे होंगे इसलिए। और एक यहाँ पे उनका डेफिकेशन भी नहीं हुआ है, 3 दिन हो गए। तो मैंने पूछा कि अगर आप कल ऑपरेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो उनको अभी तक दिया क्यों नहीं है कुछ भी सपोजिटरी आई? तो बोले कि हम 3 दिन तक वेट करते हैं, उसके बाद देंगे। तो इज इट राइट? क्योंकि 3 दिन तक अगर उसमें मैम ऐसा भी होता है ना, कई बार वो स्टूल पास नहीं किया तो डाइट का भी देखते हैं, क्या डाइट दे रहे क्या डाइट नहीं। मैंने पूछा सर, डाइट वो लोग 3-4 आवरली दे रहे हैं राइस ट्यूब से, और सॉलिड मतलब अपना ये जूसेस है, मूंग का पानी है, ये सब दे रहे हैं।
इनटेक भी है और आउटपुट भी है उतना, लेकिन स्टूल अभी तक पास नहीं हुआ है, तो मुझे थोड़ा ऐसा डाउटफुल लगा कि अभी तक एनबीएम अगर रखना है तो सपोजिटरी देके या कुछ भी देके करा देना पड़ेगा ना, लेग्जेटिव देके। ऐसा होता तो नहीं है, मॉर्निंग में जब राउंड होता है तो पूछते ही है रात जी। को डेफिकेशन हुआ कि नहीं हुआ, उसमें फिर कुछ न कुछ और लेग्जेटिव ना का ही कुछ क्रैनियल मतलब हेड पे शेविंग वगैरह भी नहीं कराया है, तो आई डोंट गेट एनी आइडिया कि वो लोग करना क्या चाहते हैं, ऑपरेट करेंगे भी क्या नहीं, वो भी वो डाउटफुल है। तो मैं तुरंत वो तो ऑपरेशन से 1 घंटा पहले भी हो सकता है, उसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, लेकिन अभी तक स्टूल उन्होंने पास नहीं कराया है, व्हाट इज दैट इंडिकेशन? तो इतना वायु का इतना रुक्स था तो मैम एंटीबायोटिक से तो होता ही है आता ही है। कॉन्स्टिपेशन। जी। हाँ, इतनी रुक्स था, वायु इतना बढ़ता है तो कॉन्स्टिपेशन तो सिंपल है कि एक टेबलेट भी कोई भी एंटीबायोटिक की खा ले तो उसका भी पेट अपसेट हो जाता है, और बाबूजी को तो जी। इतनी सारी मेडिसिन चल रही है। नहीं, दैट इज अंडरस्टैंडेबल सर, लेकिन अगर पेशेंट इतना परेशान हो रहा है, क्योंकि अगर प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन भी इसी से बढ़ेगा अगर कॉन्स्टिपेशन है तो। इसमें एक चीज और भी देखनी चाहिए आशा मैम, जी सर, प्रणाम। कि जो हमारे इस तरीके के इमरजेंसी केसेस होते हैं, ठीक है, उसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना कि जो हमारा इसका ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट होता है, उसका मल ही उसका जी शरीर जी। की रक्षा करता है ना, तो पर ये सोच के कि वो इमरजेंसी टेबल पे है तो बहुत ज्यादा हम्म। छेड़खानी की आवश्यकता भी नहीं है उसकी, है ना। सर अगर हम सर्विस छेड़खानी, सर्विस को कहाँ पे इतनी बात आती है भाई, मान के बॉडी का वो होता है, पावर होता है, वो इतनी दिमाग है पैथोले थोड़ा लगाएगी। नहीं तो उनके पास है नहीं, लेकिन हम लोग भी इन चीजों को, जो छोटी चीजों को, अच्छा फिर एक चीज तो ये हो गई कि हम अगर जो देखें कि क्या बेनिफिशियल हो सकता है, तो एक तो मल शरीर की रक्षा कर रहा है, ये बेनिफिशियल समझ के कि जी। थोड़ा वीक होंगे इस समय ऐसी सिचुएशन वो तो में जो सर मन को समझाने वाली बात है इस टाइम तो। हाँ, अगर हाँ, इनटेक डाल रहे हैं तो किसी भी तरीके से आप आउटपुट 3 तो दिन तक हाँ कैसे वेट कर बाहर का। सकते हो, है ना, हम्म, आउटपुट तो होना चाहिए। हम्म। और दूसरी चीज, अपनी हेडेक मिटाने के लिए वो लोग कर रहे हैं कि भाई जो नर्सेस हैं वो आइजोन पेशेंट, दे रहे हैं सर, और साथ में एक आध अपना सर पता है, मैम मैं एक बताऊं टॉइन आपको, चला रखा है। मैम हाँ अगर रीनल अच्छा, पैरामीटर दिए रहेंगे तो वो सर्जरी नहीं करेंगे। अगर हम्म रीनल पैरामीटर थोड़ा भी ठीक होते तो अगर क्रेटिनिन लेवल 1 होता, 2 होता, उसमें भी हम्म। एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर डरता है एनेस्थीसिया देने से, और राइट। कोई सोचते हैं पैरामीटर अरेंज करके, रीनल क्योंकि पैरामीटर 1.7 के करीब है जो मैंने जी रिपोर्ट्स जी। में देखा है, ठीक है, तो वो इतना ज्यादा नहीं है जो उसमें सर्जरी हो जाती है 1 पॉइंट वाले उसमें तो, क्योंकि ये लॉन्ग टाइम सर्जरी चलती नहीं है। अगर हाँ वो, उन्होंने करना होता तो वो तुरंत कर देते, क्योंकि इसमें तो जितना जल्दी सर्जरी का प्लान करेंगे पेशेंट को अगर करना ही है तो उतना जल्दी इफेक्ट आता है, और इतना डिले करते नहीं है। हो सकता है वो 4-5 दिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करें और हाँ फिर हो कहते सकता है सर्जरी की वेट एंड जरूरत तो वॉच नहीं। करें। और हाँ वही ये कर रहे हैं ऐसा अगर लग रहा है सर, क्योंकि परसों से बता रखा है कि हमको करेंगे करेंगे, बट वही सर क्रिएटिनिन लेवल अप डाउन हो रहा होगा ना, इसलिए वो लोग भी वेट एंड वॉच ही कर रहे हैं। क्योंकि उन्होंने बताया था जैसे कि वो एंडोक्रेनियल सर्जरी करने वाले हैं प्रोब डाल के नाजोसेल्फिंग से, हम्म। तो अगर उसमें तो काफी रिस्क रहता है, तो आई थिंक यही नहीं होगा मैम उनका वो रिव्यू। इतना रिस्क नहीं रहता, उसमें तो सर्जरी, उसमें तो इतना ज्यादा रिस्क वाला काम होता ही नहीं, सेम डे पेशेंट को वो हो जाता है। हमारे यहाँ करते हैं ना, ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी करते हैं, कहीं पिट्यूटरी ट्यूमर की सर्जरी करते हैं, तो इजीली मतलब पेशेंट को 3-4 दिन जी के जी बाद। सर, वो तो मैं पूरी प्रोसीजर हमने समझ ली और समझे कि रिस्क फैक्टर इतना नहीं है, बट हम्म। इन माय फादर्स केस, एज ही इज सेप्टिसेमिक ज्यादा हो जाते हैं सर, उनको कोई भी इन्फेक्शन जल्दी से फिर क्योर नहीं होता है। लास्ट टाइम हम लोग कॉलिसिस्टेक्टोमी के टाइम भी इस प्रोसीजर से पास आउट हो वो चुके तो हैं। होता ही है, वो तो आईसीयू हाँ, इन्फेक्शन तो हर पेशेंट को होता है, जो कोमोरबिड पेशेंट होते हैं उसमें कोमॉर्बिड। पेशेंट, हाँ उसमें तो आईसीयू इन्फेक्शन एक, क्योंकि आईसीयू में तरह तरह के पेशेंट आते हैं, अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं, तो वो बाहर थोड़ी निकलते हैं। जी एक पेशेंट आया 4-5 दिन रहा तो आईसीयू इन्फेक्शन तो कैच करता ही करता है, और जी वो सर। चलते ही रहता है, कभी यूटीआई हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी थ्रोम्बोफ्लेबिटिस हो गया, कभी कुछ हो गया, कभी कुछ हो गया, ऐसा चलते रहता है। कभी कौन सा कल्चर करा रहे हैं वो, फिर उसका एंटीबायोटिक देखेंगे, वो साइंस 3-4 दिन नहीं दे के उसके बाद नहीं रिस्पॉन्स आया, फिर दूसरा, ऐसे ऐसे चलता ही रहता है ये तो। जी सर, लेकिन अभी स्टेबल है,
तो मुझे इतनी शांति है कि ठीक है, इतना कुछ मतलब जैसे मैं सोच रही थी कि फेटल कंडीशन हो जाएगी, उतना नहीं है, स्टेबल है। और इस एज में इतना यूरिया क्रेटिनिन डी रेंज होना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है मैम। अगर एक दो क्रेटिनिन आ भी जाए तो वो कोई ऐसा नहीं है, इतना तो ऑर्गन पे इफेक्ट आता ही है। आशा मैम 13 तक वाले भी कम किए हैं मैंने अपने ही ट्रीटमेंट से, तो ये यूरिन आउटपुट सही है तो इसका जी, मतलब यूरिन आउटपुट सही है और कलर मैंने कलरेशन वगैरह भी देखा, तो मतलब ठीक है। और शायद अगर जो हमारे काउंटर पार्ट एलोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम लोग थोड़ा सा समझाने की अगर कोशिश करें कि जो हम लोग गोक्षुरादि गुग्गुल भी अगर जो एक डलवा दें तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें दे सकता है क्रिएटिनिन के लेवल पे। दे आर नॉट इन स्टेट ऑफ माइंड टू एक्सेप्ट, और बिल्कुल नहीं करेंगे। दैट कन्वर्सेशन आई हैव ऑलरेडी डन। उन्होंने यही बताया कि ऑपरेशन के बाद आप कुछ भी कराओ, एलोपैथी होम्योपैथी कुछ भी कराओ, ऑपरेशन से पहले हम नहीं छूने देंगे। क्योंकि हम लोगों ने इसके रिजल्ट देख रखे हैं, तो इतने मिरेकुलस रिजल्ट हैं, तो ये लगता है कि तो हम सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं सर, बट ये हमारी लिमिटेशंस है ना कि आईसीयू में घुस के आप अपने पेशेंट के ऊपर भी कुछ नहीं कर सकते। कल मैं गई थी ट्राई करने के लिए, जैसे कि डॉक्टर अनुरिता मैम से मेरी बात हुई थी, बट उन्होंने बात तक नहीं करी। जो सर्जन थे ना, जो ऑपरेट करने वाले हैं, उन्होंने मेरे से बात तक नहीं करी। तो मैंने तो जूनियर डॉक्टर से ही परमिशन लेके फिर मैं गई डायरेक्टली। ठीक है, चलिए, जब कुछ किया ही नहीं जा सकता तो फिर हाँ, बस ये प्रार्थनाओं पे ऊपर है। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही शायद उनकी ये स्टेबिलिटी भी है। स्टेबिलिटी तो पहले ही दिन मैम जब उनका कॉन्शियस लेवल रिगेन हुआ था, मेंटेन हुआ था, तो लग गया था कि केस बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है और बहुत इजी केस है। ये धीरे धीरे समय लेते लेते ये सही हो जाएगा और डिजोल्व हो जाएगा। मेरे हिसाब से तो सर्जरी होती नहीं है, जो मेरा अपना जो मैंने केसेस देखे, जो मैं अगर सर्जरी वाला है नहीं। अगर मेरा भी अप्रोच लेके चलो। जी जी वन्ना बॉस। आप और पवन सर तो आईसीयू में रहते हो, तो क्या मैडम ऐसा नहीं कर सकती कि गंगा जल में सूक्ष्मीकरण करके गोक्षरादि गुग्गुल को छान के और दे दें कि ये हमारे बाबूजी को वो अलाउ करेंगे तब ना। प्रणाम, दे आर नॉट अलाउइंग यू टू एंटर। डिपेंड करता है ना मैम, हॉस्पिटल में। वो तो मैंने बताया कि मैं डॉक्टर हूँ, मुझे एक पिक चाहिए प्रार्थना करने के लिए, तब उन्होंने अलाउ किया। नहीं तो दिन में सिर्फ 2 बार जब डॉक्टर राउंड पे आते हैं तब हमें बुलाते हैं, वो भी आईसीयू के बाहर खड़े खड़े आप देख लो। यू आर नॉट अलाउड टू एंटर इन द आईसीयू। ये डिपेंड करता है ना मैम, हॉस्पिटल पे कौन कैसा रहता है, जान पहचान का भी फर्क पड़ता है। इसमें बहुत सारे कारण होते हैं। ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। हाँ, बहुत बड़ा फैक्टर। हमारे बॉस तो कभी ऐसा, हमारे पास कोई ऐसे आते थे, कई बार ऐसे टची पेशेंट भी होते थे, भाई हम तो वो आपका क्षेत्र, वो आपका इलाका है, यहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्ट होगा। स्ट्रिक्ट है सर, मतलब वो लोग बोलते हैं कि यहाँ पे काफी मॉर्बिड पेशेंट्स वगैरह रहते हैं ना, तो इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते हैं, तो दे आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन। तो ठीक है, यहाँ पे हमारे कोई नॉन वंस में, वहाँ पे जी हमारे कोई नॉन वंस में, वहाँ उस हॉस्पिटल में कोई उनका नॉन डॉक्टर हो तो नॉन डॉक्टर एडमिन में नोन पर्सन भी है, तो उनसे बात करा के हम लोग ने मदर को जब देखना था तो उन्होंने परमिशन लिया था स्पेशली। लेकिन अभी जैसे ऑपरेशन के लिए वो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो बोले कि मैडम आप तो मेडिकल फील्ड से हो तो समझ सकते हो कि व्हाट इज द सिचुएशन, तो वो लोग इन्फेक्शन अवॉइड करने के लिए नहीं। और वैसे एक चीज उनकी सही भी है कि जो हमारी मेडिकल वाली लाइन होती है, आईसीयू वगैरह ऐसी जगहें होती हैं कि केवल हमारा ही पेशेंट नहीं है और भी पेशेंट, वही हमें औरों का भी सोचना है ना। हाँ। तो आई एम हम नॉट इंसिस्टिंग दैट मच कि चलो ठीक है, वो लोग जो कर रहे हैं ठीक है जी। और फिर ये प्रोफेशन तो नोबल बाहर आएंगे तो प्रोफेशन देख लेंगे, फिर बाहर आएंगे तो अपने हिसाब से कर लेंगे जी। प्रोफेशन तो नोबल ही है। कुछ लोगों ने भले ही इसको बिजनेस ओरिएंटेड किया हो, लेकिन नोबल प्रोफेशन है। हमने सबके हिसाब से सोच के, और ये डॉक्टर पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है कि व्हाट एवर ही इज डूइंग। और नहीं, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट डॉक्टर, काफी मतलब पहले ही हम सेलेक्ट करते हैं कि ऐसे डॉक्टर के पास ही जाते हैं। जी। तो डॉक्टर पे ट्रस्ट तो करना ही पड़ता है। और कोई भी डॉक्टर, चाहे मैं हूं या कोई भी हो, वो अपने मरीज का अहित नहीं चाहता। वो हर आदमी चाहता है कि हमारा जो पेशेंट है, क्योंकि शायद मरीज को उतनी खुशी नहीं होती होगी
जब कोई पेशेंट ठीक होता है तो मरीज को शायद उतनी खुशी ना फील होती हो जितना डॉक्टर को खुशी फील होती है। तो कोई भी डॉक्टर ये ऐसे अनएथिकल प्रैक्टिस नहीं करता है, तो थोड़ा विश्वास करके भरोसा करके चलना पड़ेगा। अभी भी बहुत ईमान है, 90% के आसपास लोग ईमानदारी से काम करते हैं, चाहे हमारा प्रोफेशन हो चाहे उनका हो। ओके ठीक सर, है। आपसे और मेरा एक क्वेश्चन था, ये आप जो वात रक्त की बात कर रहे थे, तो इसमें काफी वेजिटेरियन पेशेंट्स भी रहते हैं, तो जी उनमें क्या रीजन रहता है? मैंने तो ऐसे डायग्नोस किया है कि जैसे वो लोग पल्सिस का ज्यादा इनटेक करते हैं, या तो फिर पानी कम पीते हैं, या टोबैको चोइंग, या फिर ऐसी कोई बैड हैबिट्स होती है, उसकी वजह से होता है। तो देखिए, इसके हमने अलावा और कोई रीजन है? कई सारे कारण उसमें डिस्कस किए। उसमें हमने मीठा भी एक कारण बताया है। जो स्वीट्स हैं, ये सारे के सारे मीठे फल जो हैं वो भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होते हैं। डब्बा बंद फलों के रस जो आते हैं वो भी यूरिक एसिड बढ़ने का कारण होते हैं। ठीक है। not only non-vegetarian diet but also protein rich vegetarian diet is also the source of uric acid, and uric acid is not directly the end product of protein, but it is the end product of प्यूरिन्स। ठीक है। तो हमारी हर एक सेल में क्रोमोसोम है और वहां पे प्यूरिन्स है, तो उसकी मेटाबॉलिज्म होनी ही होनी है, यूरिक एसिड बनना ही बनना है। बट यूरिक एसिड का जो हमारा एक्सक्रीशन होना है, एक्सक्रीशन अगर जो हमारा हैम्पर्ड होगा तो यूरिक एसिड डिपॉजिट होना शुरू होगा। तो हमने यूरिन आउटपुट भी उसमें थोड़ा देखना पड़ता है कि यूरिन आउटपुट में यूरिक एसिड कितना आ रहा है। तो यूरिन आउटपुट को हम जरूर मेंटेन रखें। जैसे हम कल फीवर वाले केस में डिस्कस कर रहे थे कि फीवर वाले केस में क्या होता है कि नहीं सर, मेरे पास एक रिसेंटली एक पेशेंट है, ही इज 28 years old, सॉरी 22 years old ओनली। तो वो काफी मतलब 4-5 साल से उनको गाउट का प्रॉब्लम है। तो मैंने वही बताया कि सर आप पल्सिस का इंटेक कम कर दो, और जो भी हो वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाया करो। फ्रूट्स में भी थोड़े सिलेक्टेड फ्रूट्स उनको बताया है, पपीता है, आम है वगैरह। लेकिन उनका क्या है, सिटिंग जॉब है। तो पल्सेस का जो मैं बताता हूँ, देखिए, घोड़ा घास से दोस्ती कर ले तो खाएगा क्या, वो वाली भी बात मैंने आती है। मूंग का ऑप्शन बताया, कुल्थी का ऑप्शन बताया, मूंग दाल और कुल्थी, ये देने के लिए बोला है, क्योंकि सर वो लोग अकेले यहाँ पे रहते हैं, बैचलर हैं। आपने वात रक्त का एक वो तो मैंने दिया है कि खाना खा के तुरंत ही पैर लटका के रखना। पैर लटका के रख रहे हैं ना, ये भी तो एक कारण हो सकता है ना। उसमें बताया, अपने ग्रंथों में बताया कि पहले के लोग ट्रैवलिंग करते थे तो बहुत तीखा वगैरह खाते थे, रूखा खाते थे, और पैर लटका के ऊंट की सवारी करते थे, घोड़े की सवारी करते थे। हाँ, मे भी इनमें रीजन हो सकता है, क्योंकि वो चेयर पे बैठते हैं। बेसिकली ग्रहणी पे वर्क करो। अगर किसी का फूड अग्निमांद है, फूड इंडाइजेशन है, तो उसको ये सारी बीमारियां होगी ही होगी। अगर मैंने दिया है उनको कामदूधा वगैरह दे के सेटल तो किया है। पेशेंट की अग्नि पे कंसंट्रेट करे, डाइजेशन पे कंसंट्रेट करे, तो सभी का एक ही हल है, बस लीवर और स्प्लीन की मेटाबॉलिज्म सही करने के लिए काम किया जाए इस पे। वही तो, खाना खा के तुरंत ही पैर लटका के रखना। मतलब ये चीजें तो हमने मेन चीज पे, जो डाइजेशन नहीं हो रहा, डाइजेशन क्यों नहीं हो रहा, डाइजेशन को सही करे तो सारी चीजें बंद हो जाएगी। हाँ, फल त्रिकादी चला दो, फल त्रिकादी चला दीजिए, टिकटक क्षीर बस्ती चला दीजिए, गुरुजी के कल तो वो नहीं लेंगे सर, क्योंकि उनका प्रोफेशन ऐसा है। गुल चला दीजिए, रस पाचक चला दीजिए। इसमें पृथ्वी महाभूत को बढ़ा हुआ समझें। जी सर, पृथ्वी और जल महाभूत को बढ़ा हुआ समझें। ओके, तो गोक्षुरादि गुगलू चला दो इसमें, वो भी काम करेगा। हाँ, क्योंकि ये डिपॉजिट जो होता है ना, वो पैरों में हो रहा है, और पैर हमारे पृथ्वी धातु का, पृथ्वी महाभूत का स्थान हुए, है ना। और पृथ्वी और जल महाभूत रक्त से पैदा हो रहा है, तो ये जल महाभूत है ना। तो इसमें वो जो अपोजिट वाला ट्रीटमेंट, वो आकाश और वायु महाभूत बढ़ाने वाला का बैलेंस करना है, मतलब वही बढ़ाना है। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए, और थोड़ा सा ये लगता है ना कि यहाँ पे पेन वगैरह हो रहा है, इन्फेक्टिव पैथोलॉजी टाइप की डेवलप हो रही है, तो कहीं ना कहीं क्षार धर्मिता भी है ही इसमें। पृथ्वी और जल तो है ही, साथ में क्षार धर्मिता भी कहीं ना कहीं है ही, तो उसको भी थोड़ा बैलेंस करते हुए चलना चाहिए। तो इसमें हम लोग अगर जो देखें, आरोग्यवर्धनी अच्छा है ना, आरोग्यवर्धनी अच्छा काम कर रहा है, स्वादृष्टादि, हाँ, और
त्रिदोष चिकित्सा में देखें तो इसमें गुडुचि आमल की मुस्ता बहुत बढ़िया काम करने वाला वही तो सर रसपाचक चलाया है। ये अस्थिमज्जा पाचक में आ गया है ना। गुड ये तीनों ग्राही द्रव्य हैं। आमल की जो है वो भी जल का अवशोषण करता है, मतलब गुडुचि भी। मैंने धात्री रसायन चलाया है और गुडुचि घन सत्व के फॉर्म में टैबलेट दी है। और ये अपना जो मुस्तादी यापन बस्ती का उनको एक बार बोला था तो उन्होंने बोला कि मैं अभी नहीं ले सकता हूँ, टाइम नहीं है मेरे पास करके। तो वही सर मुस्तादी तेल का मैंने सोच रखा है, अभी इनटेक नहीं करवाया है। अगर कहीं से मिल जाएगा तो मैं ऐड कर दूंगी। सो अरिस्ट 7 भी बज गया है तो हम लोग नेक्स्ट उसमें ठीक है, थैंक यू। चलते हैं।